करना। चलिए हम लोग अब आगे चलते हैं अपने अभियान में। और अपना अभियान था और चैप्टर हम लोगों ने लिया था, टेंस का चैप्टर था। तो टेंस के चैप्टर पर हम लोग चलते हैं। और जो टेंस का चैप्टर था उस पर हम लोगों ने डाला था और वह नंबर 1 प्रेजेंट टेंस था। और इस प्रेजेंट टेंस में भी आपका नंबर 1 आ गया था प्रेजेंट इंडेफिनिट। संभवतः हम लोग यहीं पर थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट आया। अब इसका मतलब ये है कि प्रेजेंट डेफिनिट को मैंने बताया था कि इसको हम 3 पार्ट में बांट करके समझेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट के हमने ग्राउंड भी तैयार कर लिया था और समझने के लगभग जो बेसिक पॉइंट्स थे उसे हमने समझ लिया। तो इसे हमने 3 भागों में, और नंबर ए में अफर्मेटिव की बात की थी, नंबर बी में निगेटिव की बात की थी और नंबर सी में इंट्रोगेटिव की बात की थी। ये 3 चीज़ें थी। और इसी में बेसिक चीज़ें समझने के बाद हेड पॉइंट हम लोगों ने नंबर ए डाल लिया था, अफर्मेटिव सेंटेंसेस। तो ये आया अफर्मेटिव सेंटेंसेस। इसी के अंदर हमें अब चलना है, समझना है अफर्मेटिव सेंटेंसेस में कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस कैसे हैं, किस प्रकार इन्हें हम सॉल्व करेंगे। ये आए सेंटेंसेस। एक बात ध्यान देना है, पिछली क्लास हम लोगों ने चर्चा की थी अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब सकारात्मक, जैसा लोग कहते हैं कि ये सकारात्मक सेंटेंस कहलाएंगे। लेकिन आज हम लोग थोड़ा सा समझें कि अफर्मेटिव सेंटेंस और सकारात्मक, जिसे पॉजिटिव सेंटेंस भी कुछ लोग इसे कहते हैं। तो अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस दोनों में डिफरेंस है। There is the difference between affirmative and positive sentences. Both are not equal. We can say that positive sentence is into the internal part of the affirmative. Affirmative is the biggest circle, and this is the small circle. So affirmative और positive में फ़र्क है। affirmative का मतलब होता है जो वाक्य सकारात्मक नहीं, स्वीकारात्मक। एक और शब्द आता है स्वीकारात्मक, एक ही हम लेते हैं। तो हम ये कह सकते हैं कि जब सामान्यतः कर्ता क्रिया से वाक्य बने होते, जैसे मैं पढ़ता हूँ। अब मैं पढ़ता हूँ ये सामान्यतः कर्ता क्रिया से बने, मैं पढ़ता हूँ, ये अफर्मेटिव के रूप में आए। तो जो अफर्मेटिव आया और अफर्मेटिव में मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पर आपका ये देख रहे हैं हम कि नहीं शब्द नहीं आया है। और जब नहीं शब्द नहीं आया तो हम इसे सकारात्मक भी कह देते हैं। तो अफर्मेटिव जो वाक्य होता है उस अफर्मेटिव को हम सकारात्मक और सकारात्मक यानी पॉजिटिव के रूप में हम कह देते हैं। अभी हम लोगों ने बी को देखा, नकारात्मक वाक्य आ गया, तो इसमें आएगा कि मैं नहीं पढ़ता हूँ, तो ये नकारात्मक हो जाएगा। और जब इंट्रोगेटिव हम ले लेते हैं तो इंट्रोगेटिव में आया कि क्या मैं नहीं पढ़ता हूँ, मैं क्यों पढ़ता हूँ, मैं कहाँ पढ़ता हूँ, उससे प्रश्न पूछे जाने का बोध होगा। तो हमें इतना अभी फ़िलहाल लेकर के चलना है कि जो अफर्मेटिव सेंटेंसेस होंगे तो अफर्मेटिव सेंटेंसेस मतलब है सकारात्मक वाक्य के रूप में लेंगे, पॉजिटिव सेंटेंसेस के रूप में लेंगे, अर्थात उसमें नहीं शब्द ना आया होगा, वही अफर्मेटिव के रूप में हम यहाँ पर लेंगे। आगे चलेंगे जब इसका यूज और विस्तार से होगा, वहाँ पर इनके डिफ्रेंसिएशन के बारे में भी देखेंगे और इनमें से क्या क्या बायसिंग है, क्या क्या अलग है, वो भी देखेंगे। तो अफर्मेटिव सेंटेंस यानी सकारात्मक वाक्य के रूप में आएंगे। तो चलते हैं, हम थोड़ा सा पहले लिखते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस से, बाद में इसे सॉल्व करने का शुरू करेंगे। तो इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के अंदर लिखें। और यह भी चूँकि हिंदी माध्यम के जो बच्चे होते हैं, हिंदी माध्यम वालों को अंग्रेज़ी पढ़ाना, अगर हम टोटली इंग्लिश में पढ़ाना शुरू कर देंगे तो अंग्रेज़ी नहीं सीख पाएंगे। लेकिन हिंदी मीडियम को अगर अंग्रेज़ी पढ़ाना है तो हिंदी मीडियम के शब्दों को, भाषा को लेते हुए समझाया जाए, यानी यह है कि इंग्लिश और हिंदी का मिक्स करके समझाया जाए, तभी इंग्लिश भाषा समझ में आएगी। इसलिए जो यहाँ हम लिखा रहे हैं तो लिखाने को मैं अंग्रेजी में प्रयोग न करके इसे बीच बीच में हिंदी टर्म्स यूज करते हुए और हिंदी सेंटेंसेस यूज करते हुए बताएंगे। मुख्य बात यह है कि हमें इसे समझाना है, इसका रूल बताना है। जब समझाना है, रूल बताना है, तो रूल बताने समझाने के लिए कोई ना कोई भाषा का प्रयोग करेंगे। जैसा मैं कह दूँ इसमें से नहीं शब्द नहीं आता है, तो इसको या तो मैं हिंदी से कहूँ या फिर अंग्रेज़ी में कहूँ देयर इज़ नो टर्म,
तो अगर मैं अंग्रेज़ी का यूज करूँगा तो इसे नहीं समझा पाऊँगा सही ढंग से, और अगर हिंदी का प्रयोग करूँगा तो समझा लूँगा। तो चलते हम लोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस, ए पॉइंट, ए नंबर आपने डाला है उसी में हम लोग लिखते हैं। और लिखना है सामान्यतः, सामान्यतः जिन वाक्यों में नकारात्मकता नहीं होती है, जिन वाक्यों में नकारात्मकता नहीं होती है, नकारात्मकता नहीं होती है, नकारात्मकता यानी निगेटिविटी, उन वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। उन वाक्यों को अफर्मेटिव सेंटेंस कहा जाता है। कहा जाता है जैसे, जैसे अब देखना है हम लोग एग्ज़ाम्पल की ओर चलते हैं। और जब इसमें एग्ज़ाम्पल हम लोग लेंगे तो पिछली क्लास से मैंने काफ़ी कुछ एग्ज़ाम्पल के बारे में बताया था कि इसे हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस हुआ, और इसको सॉल्व करने के लिए एग्ज़ाम्पल हम लोग लें, और मैं बेसिक चीज़ें बता चुका हूँ। तो पहले हम लोग 4-5 सेंटेंस यहाँ सॉल्व करेंगे, उसके रूल बाद में लिखेंगे। हर उसमें निगेटिव में भी चलेंगे तो पहले हम 4-5 एग्जाम्पल लेंगे, फिर रूल लेंगे। इंट्रोगेटिव में चलेंगे 4-5 लेंगे, फिर रूल लेंगे। तो यहाँ पर हम लोग सबसे पहला सेंटेंस लेते हैं जैसे के बाद, और वह पहला सेंटेंस आया, वह एक पत्र लिखता है। वह एक पत्र लिखता है। तो यहाँ पर आया कि वह एक पत्र लिखता है, वह एक पत्र लिखता है। और इसकी अब हमें सॉल्व करना है तो थोड़ा सा ग्राउंड लेके चलें, समझें। और वह है, कल मैंने बताया था यानी पिछली क्लास में, और वो था कि प्रोनाउन के बारे में चर्चा हुई थी। तो ये था प्रोनाउन 3 प्रकार के होते हैं। 3 में फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन होते हैं, सेकेंड पर्सन और थर्ड पर्सन। और इसी के अकॉर्डिंग यहाँ पर इस सेंटेंस को हम ट्रांसलेट करेंगे। और ये भी ये ध्यान देना है कि चूँकि यहाँ पर हमने लिया है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस लिया है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट को अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो जब हम प्रेजेंट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव बनाते हैं तो अफर्मेटिव मतलब सकारात्मक वाक्य होगा, यानी उसमें नॉट का यूज नहीं होगा, निगेटिविटी नहीं होगी। और जैसा कि आपने देखा कि सबसे पहले जब भी कोई वाक्य आए तो उसमें 2-3 चीज़ पहचानना होगा और उसके बाद ही बनाना होगा। तो जैसे यहाँ पर आपने देखा कि वह एक पत्र लिखता है, तो यहाँ पर ये देखना होता है फर्स्ट, यानी देखा जाए पहचान। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि यह टेंस कौन सा है। तो जब भी आपके सामने कोई सेंटेंस आता है तो टेंस जानने के लिए वाक्य के अंत में आपने देखा ता है आया। तो यहाँ पर हमने देखा कि जिस वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, इसको हमने पढ़ रखा है, तो वह हमारा आता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया। तो इतना कंफर्म हुआ पहले नंबर में कि यह प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, यह हुआ। फिर उसके बाद यह देखना होता है दूसरे नंबर में कि ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव है कि इंट्रोगेटिव है। तो आपने देखा कि अफर्मेटिव है तो अफर्मेटिव आ गया। तो क्रमशः अगर हमने विकसित कर लिया टेंस को समझने को, जानने को, तब ट्रांसलेशन बेहतर होता है। तो सबसे पहले कोई भी सेंटेंस है, फर्स्टली इफ सेंटेंस कम्स, सो यू हैव टू आइडेंटिफाई द टेंस ऑफ द सेंटेंस एंड देन सेकेंड अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो आपने देखा सबसे पहले कि यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट है, उसके बाद देखा कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब तीसरे नंबर में आता है कि अगर अफर्मेटिव है तो वहाँ पर सब्जेक्ट यानी कर्ता, सब्जेक्ट कैसा आया है, कर्ता कैसा आया है। अब कर्ता कैसा आया है यह हमें देखना पड़ेगा। इसका मतलब हमें देखें कि कर्ता फर्स्ट पर्सन का है, सेकंड पर्सन का है कि यह थर्ड पर्सन का है, यह हमें देखना होगा। तो हमने देखा कि यहाँ पर कर्ता वह है और वह हमें मालूम है कि वो थर्ड पर्सन का होता है। तो कर्ता किस पर्सन का है यहाँ पर, थर्ड पर्सन का। तो ये आया थर्ड पर्सन का कर्ता।
अब यहाँ ये भी आया कि चौथी बात अब देखते हैं इसे ट्रांसलेट करने के लिए, कि थर्ड पर्सन का आया, लेकिन अब इसे हम कैसे ट्रांसलेट करें। तो चौथे में हमने ये देखा कि अगर ही आता है, सी आता है और इट आता है, या किसी का सिंगुलर नेम आता है, राम श्याम मोहन सिंगुलर नेम आता है, एक वचन नाम आता है, तो ही आए या सी आए या इट आए या सिंगुलर कोई एक नेम आता है, ऐसी स्थिति में, इस सिचुएशन में हम यह है कि सहायक क्रिया प्रयोग करेंगे कि नहीं। तो एक ये भी देख लेना है कि जब भी अफर्मेटिव सेंटेंस है प्रेजेंट डेफिनेट में, तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं होगा। इसका मतलब ये कि जब भी हम टेंस समझने का काम करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब यानी ऑक्सिलरी वर्ब सहायक क्रिया प्रयोग की जानी चाहिए या नहीं। तो यहाँ पर स्पष्ट है कि जब भी अफर्मेटिव होगा प्रेजेंट डेफिनेट के अंतर्गत, तो हम सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं करेंगे। इसका मतलब ये है कि यहाँ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। अब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा तो फिर हम कैसे इसे ट्रांसलेट करें। तो ट्रांसलेट करने के लिए फिर एक हमें ये जानना होगा कि वर्ब में एस लगाया जाता है या ईएस लगाया जाता है या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। जब भी अफर्मेटिव में हम यहाँ पर नहीं लगाएंगे सहायक क्रिया, तो ऐसी स्थिति में जैसे मान लिया कि वर्ब मैं लूँ और यहाँ पर रीड है तो वहाँ पर एस लग गया, और वहीं पर गो ले लेता हूँ तो यहाँ पर ईएस लग गया, और वहीं पर यहाँ मैं लूँ एक राइट आया तो राइट का ये फर्स्ट फॉर्म रहा। और यही मैंने आपको मटेरियल दिया था तैयार करने के लिए, होमवर्क के लिए दिया था, तो यह आया। तो जब भी हम देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव सेंटेंस आया, तो अफर्मेटिव सेंटेंस में मुख्य बात ये देखनी पड़ती है, और वह यहाँ पर लेते हैं कि जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो हमें एस लगाना है क्रिया में कि ईएस लगाना है कि फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट में अफर्मेटिव वाक्य में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। अब सहायक क्रिया का प्रयोग क्यों नहीं होता है? क्योंकि नॉट नहीं आएगा। सहायक क्रिया का प्रयोग तब आएगा जब नॉट की बात आएगी। तो हमने देखा कि यहाँ पर एस लगाएं, ईएस लगाएं या फिर फर्स्ट फॉर्म। तो इतना ज़रूर ध्यान दें कि अगर ही आए, सी आए, इट आए, और आपको मालूम है ही, सी, इट थर्ड पर्सन है, और सिंगुलर कोई नेम आए, अगर ऐसी सिचुएशन आती है तब आपको क्रिया में एस या ईएस लगाना होता है। वहीं पर अगर मैं एक पॉइंट और लूँ कि आई आए अगर कर्ता में या यू आए कर्ता के रूप में, तो अगर आई आए या यू आए तो ऐसी स्थिति में हम ना एस लगाते ना ईएस लगाते, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही लगाते हैं। इसी के में अगर दे आता है तो दे आएगा तब भी ना एस लगाएंगे ना ईएस, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। या प्लूरल नंबर में कोई ऐसा आ जाता है नाउन, तो प्लूरल नंबर में अगर नाउन कोई आता है कर्ता के रूप में, यानी बहुवचन का कोई एक संज्ञा आ जाए, तो तब भी हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे। यानी हमें यह है कि जो थर्ड पर्सन है, थर्ड पर्सन के साथ एस या ईएस लगाएंगे, लेकिन वहीं पर जो फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है आई और वी भी हम लेते हैं यहाँ पर, आई और वी, और सेकंड पर्सन का है। थर्ड पर्सन में जो दे है, दे चूँकि बहुवचन है, प्लूरल नंबर है, तो इन सब के साथ में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगा। इसका मतलब हमें यह स्पष्ट है कि जब भी हम अफर्मेटिव सेंटेंस चलें तो अफर्मेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, और सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा तो या तो मेन वर्ब में एस का प्रयोग होगा, या तो ईएस का, और या तो मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। लेकिन अब क्या प्रयोग हो, तो उसके लिए हमें कर्ता पर जाना होगा। अगर कर्ता ही है, सी है, इट है, सिंगुलर नेम है, तो ऐसी स्थिति में यहाँ पर एस या ईएस लगेगा। लेकिन कर्ता आई है, वी है, यू है, दे है या प्लूरल नंबर का है, तो ऐसी स्थिति पर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगेगा। इस रूप में हम इसे सॉल्व करेंगे। तो जब ये बारीकियां समझ लें, ये बेसिक चीज़ें हम समझ लें, उसके बाद अब चलिए हम सॉल्व करना शुरू करें। सॉल्व करने के लिए सबसे पहले इंग्लिश का जो है सिस्टम, तो वह सब्जेक्ट हुआ करता है, उसके बाद वर्ब का प्रयोग होता है, और उसके बाद ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। हिंदी में हम कहेंगे कर्ता, क्रिया, कर्म, ये एक क्रम होता है, इस सीक्वेंस में ही लिखा जाता है। जब हम इस सीक्वेंस में लिखेंगे तो जब इसे हम ट्रांसलेट करेंगे तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा यानी कर्ता, उसके बाद फिर वर्ब यानी क्रिया,
उसके बाद ऑब्जेक्ट यानी कर्म। बीच में अगर और भी आए हैं शब्द तो यहाँ पर बीच में उनकी फीलिंग होगी, यहाँ पर रखे जाएंगे। तो जब हम इसे ट्रांसलेट करें तो सबसे पहले हमें कर्ता लिखना होगा, सब्जेक्ट है। तो जब कर्ता लिखना होगा तो हमने देखा कि कर्ता यहाँ पर वह है और वह एक पत्र लिखता है, और वह में भी यहाँ पर पुल्लिंग की बात आती है और स्त्रीलिंग का तो है, फेमिनिन जेंडर भी नहीं है। तो वह की अंग्रेज़ी सबसे पहले हम लिखेंगे। वह की अंग्रेज़ी तो सबको पता है कि ही है, तो यहाँ पर ही हो गया। अब उसके बाद चूँकि कर्ता के बाद हमें क्रिया लिखना है, क्रिया है यहाँ पर लिखता, और लिखता की क्रिया की जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो राइट मीन्स होता है लिखना, और यही आपने पढ़ा भी है, याद भी किया है उस सीट से, तो राइट हुआ। तो हमने कर्ता लिखा। उसके बाद हमें क्रिया यानी वर्ब लिखना है। क्रिया है राइट, लेकिन अब क्रिया में एस लगाएं या ईएस लगाएं या फिर उस क्रिया में हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाएं, तो हमें ये पता है कि अगर कर्ता वह आता है और वह का मतलब है ही आए, तो जब ही कर्ता आएगा तो हमें मेन वर्ब यानी क्रिया का, और मुख्य क्रिया है तो उस वर्ब में हमें क्या लगाना होगा, एस या ईएस। देखिए ये ध्यान देना है। अभी मैं अगर यहाँ पर डू है और डज है इनका प्रयोग करूँ, और वहीं पर यहाँ हम राइट की बात करें या गो की बात करें, तो देखिए क्रियाएं मेनली 2 टाइप्स में है। जब हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच चलेंगे तो पार्ट्स ऑफ स्पीच में हम क्रिया के भेद जानेंगे, टाइप्स ऑफ वर्ब। तो जब वहाँ जानेंगे तो उसे डिटेल से समझ लेंगे। लेकिन यहाँ पर कि ये हमें टेंस और ट्रांसलेशन बेहतर ढंग से आए, तो अभी आवश्यक है कि हम थोड़ा सा समझ लें। तो ये जो क्रिया आती है इसे हम हेल्पिंग वर्ब कह देते हैं, यानी यह वाक्य में मेन नहीं होती, ये सहायक का काम करती है, इसलिए इसे हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। इसका मतलब ये कंट्रीब्यूशन है, या वाक्य में योगदान दिया जाए तो ये वर्ब योगदान बहुत कम सहयोगी योगदान करती है, इसलिए मुख्य नहीं होती, हेल्पिंग वर्ब। या इसी को हम ऑक्सिलरी वर्ब भी कह देते हैं, तो ये ऑक्सिलरी वर्ब भी कहलाएगी। यह जो आती है वर्ब, यह मेन वर्ब कहलाती है, वाक्य में मेन कंट्रीब्यूशन करती है। कहा जाए वाक्य जो बनाया जाता है वह इसी के बदौलत बनाया जाता है, यही मेन होती है, तो ये मेन वर्ब कहलाती है। तो मेन वर्ब ले लें। कभी भी वाक्य का एक्चुअल में भाव देने के लिए, सेंस देने के लिए मेन वर्ब ही मेन होती है। तो आपकी 2 सहायक क्रियाएं होती हैं, एक हेल्पिंग है, एक मेन वर्ब होती है। अब हेल्पिंग वर्ब अलग से लगाई जाती है और वह हर टेंस की अलग अलग होती है। जैसे यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब अलग है, और उन्हें हमें लर्न करना होता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में हेल्पिंग वर्ब ये 2 हैं, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में ये है, इज एम आर है। इसी तरह प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। इसका मतलब जो हेल्पिंग वर्ब है तो टेंस के अनुसार में अलग अलग है, और कुछ और बिना टेंस के भी और वह विशेष कंडीशन में आती है। इसका मतलब ये कहा जाए कि हेल्पिंग वर्ब अलग है, उसे हमें तैयार करना होगा, और धीरे धीरे करके हम तैयार कर लेंगे। और हेल्पिंग वर्ब में लगभग 24 है, हालांकि और भी है इससे ज़्यादा, तो उन्हें कहा जाता है 24 फ्रेंड्स ऑफ द मेन वर्ब, ये 24 हैं। अभी हमें इतना करना है कि चूंकि हम प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहे हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम हेल्पिंग वर्ब की बात करते हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की हेल्पिंग वर्ब डू और डज 2 होती हैं। इतना आपको तैयार करना है, डू और डज। इसका मतलब है प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू और डज सहायक क्रिया हैं, लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को 3 भागों में बांटते हैं, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। तो यहाँ पर यह है कि अफर्मेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है, लेकिन है ये प्रेजेंट इंडेफिनिट के। लेकिन प्रेजेंट इंडेफिनिट का जब नेगेटिव और इंट्रोगेटिव लेंगे तो नेगेटिव और इंट्रोगेटिव में सहायक क्रिया का प्रयोग होता है। तो आपने भी ये सीखा कि प्रेजेंट इंडेफिनिट के 2 सहायक क्रिया हैं, डू और डज है, और इन दोनों का प्रयोग जब हम नेगेटिव सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव है, उसमें होगा, तो इसमें होना नहीं। और जब नहीं होना तो फिर एक बात ये ध्यान देना है, जब भी हम यहाँ पर टेंस को ट्रांसलेट कर रहे हैं, एक टेंस के इंग्लिश से हिंदी में या हिंदी से इंग्लिश चलते हैं, तो हमें ये देखना होता है सहायक क्रिया कौन सी लगेगी इस टेंस में, और क्या यहाँ पर यूज होगा कि नहीं, तो सहायक क्रिया कौन सी होती है और यूज होगा कि नहीं। सबसे पहले ये
तो हम ये देखते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया डू और डज है, लेकिन क्या यहाँ यूज होगा? तो अब आप ये देखें प्रेजेंट इंडेफिनिट डू डज है लेकिन अफर्मेटिव में यूज नहीं होता है, तो सहायक क्रिया का प्रयोग यहाँ पर नहीं होगा अफर्मेटिव सेंटेंस में। और जब नहीं होता है तब हम ये देखते हैं कि वर्ब में एस लगाएं कि यस लगाएं या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब भी आपको ट्रांसलेट करना है और दूसरे लैंग्वेज में करना है तो सबसे पहले ये देखें कि इसकी सहायक क्रिया कौन सी है और फिर क्या इसका यूज होगा कि नहीं, और नहीं होगा तो क्या होगा। तो प्रेजेंट डेफिनेट में है कि डू और डज है और अफर्मेटिव में इनका यूज नहीं होता, और जब नहीं यूज होता है तो ऐसी परिस्थिति में हम क्या करते हैं, तो मेन वर्ब में या तो एस लगाते हैं या तो ईएस लगाते हैं और या फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं। यहाँ पर हमारी सहायक क्रिया नहीं आएगी तो हमें मेन वर्ब, और मेन वर्ब है लिखना, तो इसका मतलब है कि मेन वर्ब में या तो मेन वर्ब में एस लगेगा या ईएस लगेगा और या फिर मेन वर्ब में फर्स्ट फॉर्म आएगा। तो माना हम कि ये राइट मीन्स लिखना है, राइट हमने लिखा ई के बाद, तो सब्जेक्ट के बाद वर्ब तो वर्ब आई, लेकिन यह वर्ब या तो एस लगेगा या तो ईएस लगेगा और या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो इसकी जानकारी मिलती है कि एस लगेगा कि नहीं, वो कर्ता से मिलती है, सब्जेक्ट से। अगर सब्जेक्ट आपका ही है, सी है, इट है, तो इसमें से एस या ईएस लगेगा। आपको फिर देखना है, क्योंकि यहीं पर थोड़ी सी मुझे लगता है सब लोगों में एक चूक हो रही है। सब में चूक ये है कि इसको अगर नहीं समझेंगे तो आगे हम सेंटेंसेस आगे बढ़ जाएंगे तो नहीं समझ में आएंगे। जैसे कि यहाँ पर एस या ईएस की बात, तो थर्ड पर्सन प्रोनाउन की बात, तो ये फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन में आई है और वी है। सेकंड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें से यू है, और थर्ड पर्सन प्रोनाउन है तो इसमें से आपका आया ही है, सी है और इट है और दे है, ये आ गए। अब ही सी इट दे आया। अब आपको यहाँ पर जब ट्रांसलेट करना है तो ट्रांसलेट में आपको ये देखना है कि यहाँ एस लगेगा कि नहीं लगेगा या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। पुनः या तो हेल्पिंग वर्ब आएगी, हेल्पिंग वर्ब यदि नहीं आएगी तो मेन वर्ब में एस लगेगा या ईएस या फर्स्ट फॉर्म। बस दो ही सिचुएशन अभी समझें। तो हेल्पिंग वर्ब तो नहीं आएगी, क्योंकि क्यों नहीं आएगी, क्योंकि वाक्य क्या है, अफर्मेटिव है, हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी। तो जब हेल्पिंग वर्ब नहीं आएगी तो दूसरी कंडीशन आ गई, या तो एस या तो ईएस या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। बस यही तो हुआ। जब भी वाक्य देखें तो आपको दिमाग में उसका सीक्वेंस, उसकी प्रोसीजर आ जानी चाहिए। ये प्रोसीजर अगर एक बार मैं बता के चला जाऊं और फिर आप ढंग से नहीं ध्यान देंगे तो फिर कभी नहीं आएगी। लेकिन इसको यहीं पर आपको सीखना है। क्लास का मतलब यही होता है कि आपको पढ़ाया ना जाए, सिखाया जाए। यानी आपके अगर ऐसा सेंटेंस आए तो आप उसे सही कर लें। मैं आपको सिखाने का काम करता हूं और तभी आप किसी भी भाषा या किसी भी सब्जेक्ट को सीख पाएंगे। तो सपोज दैट कि आपका ये वाक्य आया हुआ एक पत्र लिखता है, तो आपने देखा टेंस तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। जब प्रेजेंट इंडेफिनिट आया तो आपने कैलकुलेट किया कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में भी कौन है, ये अफर्मेटिव है कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो तुरंत आपको लगा अफर्मेटिव। तो पहला ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है, दूसरा आया कि अफर्मेटिव है, और जो अफर्मेटिव है तो अब आपको लगा कि सहायक क्रिया आएगी कि नहीं। तो अफर्मेटिव है तो आपको लगा सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा, और जब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा तो फिर दूसरी बात आई कि एस लगेगा क्रिया में या ईएस या फर्स्ट फॉर्म। तो अब मेन वर्ब में एस या ईएस या फर्स्ट फॉर्म आएगा तो उसकी जानकारी मिलती है इस कर्ता से। तो जब कर्ता से मिलती है तो आपने कर्ता लिखा ही, तो अब आपको देखना है अगर ये थर्ड पर्सन का कर्ता है दे को छोड़कर, ये थर्ड पर्सन का, तो हम वर्ब में एस लगाएंगे या ईएस लगाएंगे। ये आपको जरूर ध्यान देना है, एस या ईएस। तो यहाँ पर आया एस या ईएस, अब एस लगाएंगे कि ईएस। तो आप ये देखें जैसा यहाँ पर यह वर्ब है रीड और यहाँ पर यह वर्ब है गो,
तो चूँकि इंग्लिश में हम दो चीज़ें देखते हैं, एक कॉन्सोनेंट है, एक वावेल। ए से जेड की बात आ गई, कॉन्सोनेंट और वावेल। तो अगर मैं यहाँ पर लेता हूँ और वावेल की बात लूँ, वावेल यानी स्वर, स्वर आए, तो स्वर में है ए है, ई है, आई है, ओ है, यू है, 5 है स्वर। और फिर मैं कॉन्सोनेंट की बात करूं तो शेष ए से जेड तक है, उसमें ये क्या है, कॉन्सोनेंट है, यानी व्यंजन है। अंग्रेजी के अंतर्गत यह यानी स्वर और व्यंजन, वावेल और कॉन्सोनेंट बहुत ज़रूरी है। अब आप ये देखें, ये वर्ब है, इस वर्ब का जो आखिरी लेटर है, लेटर मतलब अक्षर, ये भी है जैसे लेटर आया तो लेटर मतलब अक्षर, ये वर्ण, हिंदी में वर्ण भी बोलते हैं। तो जो यहाँ पर रीड है, रीड एक वर्ब है, इस रीड वर्ब के आखिरी जो लेटर है, आखिरी जो अक्षर है, तो मुझे ये बताइए कि यह आपका वावेल है कि कॉन्सोनेंट? ये आखिरी रीड जो आया है, तो रीड में ये जो आखिरी अक्षर तो डी है, तो वही तो पूछ रहे हैं। जब कोई एक टर्म आया तो इस टर्म का आखिरी जो लेटर है, आखिरी अक्षर तो डी है, तो यह कॉन्सोनेंट है कि वावेल? तो वावेल नहीं है, ये क्या है, कॉन्सोनेंट है। अच्छा, अब ये इंग्लिश और फर्स्ट फॉर्म में ही देखा जाता है। अब ये फर्स्ट फॉर्म के आगे गो, तो इसका जो आखिरी लेटर है वावेल है। और वहीं पर मैं लूँ राइट, इसके आखिरी लेटर वावेल है। और वहीं पर मैं लूँ अब्यूज़, इसमें आखिरी वावेल है। ये तो समझ में बात आ गई। और स्लीप लेता हूँ तो आखिरी कॉन्सोनेंट है। एक बात ध्यान देना है, अगर कॉन्सोनेंट है तो उसके बाद एस लगता है, जनरली यही है कॉन्सोनेंट। इसीलिए कॉन्सोनेंट और वावेल का डिफरेंस बता रहे हैं कि क्या लगेगा। अगर आखिरी लेटर कॉन्सोनेंट है यानी व्यंजन है तो एस लगेगा। अब आप देख लें, स्लीप्स यहाँ भी एस, रीड्स एस। अब वहीं पर ये मतलब जनरली है, इसका एक्सेप्शन हो सकता है, अपवाद हो सकता है, लेकिन मोस्टली ये है। अब वहीं पर अगर स्वर है यानी व्यंजन है आखिरी, तो जब आखिरी व्यंजन है तो उसमें जो जुड़ेगा, क्या जुड़ेगा, यस। और यहाँ पर भी क्या है, वावेल है। तो अब आप ये कहेंगे ई और एस जुड़ गया। लेकिन राइट के मामले में ये जो ई एस है, तो उस ई एस को यानी इस ई का काम जो ई एस जोड़ना है, तो जो ये ई है तो यही काम करता है। जब यही काम करता है तो केवल एस जुड़ जाएगा। ये यहाँ पर ई एस जुड़ा माना जाएगा, एस जुड़ा नहीं माना जाएगा, लेकिन इस ई का काम यही कर रहा है तो इसलिए ये एस माना जाएगा। अच्छा, यहाँ पे कहें कि सिर्फ क्यों, तो वाव यानी वावेल है तो वहाँ ई एस जोड़ा जाएगा। यहाँ पर है लेकिन डबल लिखने की आवश्यकता नहीं है, यह भी आया वावेल ही है। अब आप ये कहें वावेल जुड़ता क्यों है, तो इसलिए होता है कि फिर ये डिफ्रेंशिएट करने के लिए इसमें क्या सिचुएशन है, इसलिए यहाँ पर यानी ई एस जोड़ते हैं। अब जैसे रीच शब्द आता है, रीच आया, तो रीच जो शब्द है, तो रीच में देखा जाए तो एस जुड़ना चाहिए केवल, लेकिन यह रीचेज ई एस जुड़ता है, ये रीचेज हो जाता है, तो यह केवल जुड़ता है। तो यहाँ पर यह प्रमुख रूप से देखना है कि चीज़ें जो लेते हैं कि एस जुड़ेगा कि ई एस जुड़ेगा, कौन सी सिचुएशन होगी। तो आपने देखा कि ही करता है, राइट हमने लिखा। अब राइट हो गया तो हमें ये पता है कि अगर ही है, सी है, इट है, तो एस या एस जुड़ेगा। तो ये बताइए, इसमें अगर हम ट्रांसलेट करते हैं, अनुवाद करते हैं, तो इसमें एस या एस जुड़ना चाहिए कि नहीं जुड़ना चाहिए? क्यों जुड़ना चाहिए? क्योंकि इसका कर्ता ही है।
तो आपका ही हुआ राइट, और राइट में फिर इसका वही है ES है, तो उसका E यहाँ काम कर जाएगा तो राइट्स हो जाएगा, तो राइट्स हो गया। अब यहाँ ही राइट्स, अच्छा राइट्स हो गया, तो एक बात ध्यान देना है, राइट मीन्स होता है लिखना, ज़रा गौर करिए, लिखना होता है, लेकिन यहाँ लिखता है, लिखा है, लिखता है, तो यहाँ पर तो ना है, यहाँ ता है, तो दोनों में अंतर है क्रिया एक ही, लेकिन सिचुएशन का, टेंस का थोड़ा सा डिफर है। राइट का मतलब लिखना होता है, और यह जो आ गया इसमें है लिखता, तो ये ध्यान दें, एक ये सामान्य वर्ब है तो लिखना हुआ, और ता से टेंस का भाव हो रहा है, बस एक ये है। लिख रहा, तो लिखना वो भी है, लेकिन रहा से टेंस का भाव हो रहा है। लिख चुका, तो लिख चुका तो वो भाव हो रहा है, इसलिए ये जो ता आया है, ता टेंस का भाव देता है, और जब टेंस का भाव देता है तो प्रेजेंट डेफिनेट का है, और इसी का भाव देने के कारण ही हमें यहाँ एस या यस लगा रहे हैं। अदरवाइज तो राइट में से लिखना तो हमें राइट लिख देना चाहिए, लेकिन ये भाव जो आ रहा है ता, तो ता का भाव आए, प्रेजेंट डेफिनेट का है, इसीलिए एस या यस लगाते हैं, बस एक ये है। तो मान लिया कि आपने करना, सॉल्व करना शुरू किया, तो ही हुआ और राइट्स, तो वह का और लिखना का हो गया, बचा कितना, एक पत्र, तो एक का अ और लेटर, बस उसके बाद कुछ नहीं है तो लगा दीजिए फुल स्टॉप। तो चलिए इसे बना लीजिए, ही राइट्स अ लेटर, ही राइट्स अ लेटर। देखिए 1 2 सेंटेंस से 3 सेंटेंस से 4 सेंटेंसेस आप ढंग से पढ़ लीजिए, उसके बाद तो आप अपने आप जल्दी से सीख लेंगे, और अगर 1 2 सेंटेंस ढंग से नहीं आपने सीखा तो बाद वाले भी नहीं तैयार होंगे। तो यहाँ पर हम दूसरा सेंटेंस लेते हैं, और दूसरा चलिए लिख लीजिए, वह एक पत्र लिखती है, वह एक पत्र लिखती है। देखिए मैं डिफर प्रकार के सेंटेंस नहीं दे रहा हूँ, एक ही प्रकार के दे रहे हैं तो समझने में सहजता होती है। डिफर के तो बाद में कर लेंगे, लिखती है। अच्छा इसे आप खुद ना बनाइए, थोड़ा सा समझे, मेरे साथ समझने का काम करें। वह एक पत्र लिखती है, तो जब ही आया, अब आपको ट्रांसलेट करना हो, सब लोग ध्यान देंगे अच्छे से, और जो चीज़ बताई जाए उसे अंदर मेमोराइज करिए, उसे जो है तो पढ़ने का, समझने का काम करें, बड़े एक्टिव होके बैठे, और फिजिकली यहाँ बैठे, मेंटली भी बैठे, ये ना हो फिजिकली तो बैठे मेंटली घूम रहे हैं, तो ये नहीं होना चाहिए। देखिए शिक्षा है, शिक्षा में एक एक कदम, एक एक छोटी छोटी चीज़, अगर आपने एक छोटी चीज़ मिस कर दिया तो ज़िंदगी में बहुत कुछ मिस कर दिया, फिर वहाँ गड़बड़ी होगी। तो आपको शिक्षा में एक एक स्टेप सीखना है, और वो तब सीख पाएंगे जब मेंटली भी यहीं होंगे, फिजिकली से तो कोई मतलब नहीं होता। तो यहाँ पर आया कि वह एक पत्र लिखती है, तो जब ही आया तो सबसे पहले आपको देखना है टेंस कौन सा है, तो ती है तो कौन सा टेंस है, प्रेजेंट डेफिनेट। फिर आपको देखना है कि प्रेजेंट डेफिनेट की सहायक क्रियाएं कौन सी हैं, तो 2 हैं, डू और डज। फिर देखना है क्या सहायक क्रिया का प्रयोग होगा, तो अगर ये वाक्य सकारात्मक है, अफर्मेटिव, तो नहीं होगा, तो आपने देखा है अफर्मेटिव, तो सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होगा। और जब सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं होता है तो आपका उस समय फिर या तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करेंगे, या उसमें एस यूज करेंगे, या ईएस, यही तो होता है। तो इसका मतलब आप कंफर्म हो गए कि यहाँ पर या तो हम मेन वर्ब में, क्रिया में एस लगाएंगे, या ईएस, या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो आपको लगा यहाँ करता तो वह है, और लिखती है क्रिया है, अब बाकी बचा एक पत्र। तो यहाँ पर जब आप ये करेंगे कि कैसे, तो आपने सबसे पहले वह, और वह यहाँ पर भाई शी है, तो शी हो गया। अब आपको यहाँ लिखना है कि लिखती है, तो लिखना राइट लिखना हुआ, लेकिन यहाँ पर आपको पता है एस या यस हम लगाएंगे, तो चूँकि यस है तो क्या हो जाएगा, सी राइट्स, और बचा क्या फिर, अ लेटर, बस अ लेटर, अ लेटर आया, ये आया। तो अब उसके बाद तीसरा सेंटेंस मैं आपको दे रहा हूँ,
आप लोग खुद लिखिए, मज़ा तभी आएगा। सीखा, लिखा और एग्ज़ाम में सफल हो गए। और आपके एग्ज़ाम में, जो मैं आपके इंग्लिश की बात बता रहा हूँ, इंग्लिश ऑल ओवर इंडिया में जितने टाइप के एग्ज़ामिनेशन है वो सब के लिए है। ये तो बेसिक चीज़ है। और मैंने पूरा आपको ग्राउंड बताया था कि क्या क्या चलना है, चाहे वह CPOs की हो, CDS की हो, NDA की हो, IAS की हो, PCS की हो, SSC की हो, किसी भी तरह के है तो इसी का यूज होना ही होना है। तो अब यहाँ पर सी राइट से लेटर तो तीसरा आप लोग बनाइए, और जिसने बनाया तो बन गया, तो तीसरा लिखते हैं सेंटेंस। और आया, हम एक पत्र लिखते हैं। ये सब लोग बनाइए, नकल कोई किसी की नहीं करेगा भाई, अकल से काम करेंगे। तो हम एक पत्र लिखते हैं, हम एक पत्र लिखते हैं, लिखते हैं। इसे ट्रांसलेट करिए, हम एक पत्र लिखते हैं। और जब आप करेंगे तब तो मज़ा आएगा कि आपने कितना किया, कैसे किया। तो हम एक पत्र लिखते हैं, और कोई किसी को बताएगा नहीं। मैं यहाँ पर चर्चा कर रहा हूँ, फिर आप देखिए कि सही बनाया कि गलत बनाया, कहीं गर्त में तो नहीं चले गए। गर्तावास में, इतिहास में गर्तावास आते हैं, नीचे लोग मकान बना के रहते थे। तो हो गया, तो देखते हैं। अच्छा, ये मैं तो भाई क्रम से चलूँगा, क्योंकि क्रम से चलना पसंद है। क्यों पसंद है? क्योंकि ये सारी चीज़ें समझ में आ जाती। तो देखिए आपका सेंटेंस आया। अब सबसे पहले आपको टेंस देखना है। तो ते है, कौन सा टेंस है? ये तो सबको कंफर्म है। दूसरी बात आ गई कि इसकी सहायक क्रियाएं कौन सी होती हैं? डू और डज। तीसरी बात है, क्या सहायक क्रिया का प्रयोग होगा? क्यों नहीं होगा? सकारात्मक अफर्मेटिव सेंटेंस है। अब जब नहीं होगा तो फिर मेन वर्ब में ये फर्स्ट फॉर्म लगाएंगे आप, या उसमें एस या ईएस। अच्छा, उसमें एस लगाएंगे, ईएस या फर्स्ट फॉर्म, ये पता चलता है कर्ता से। तो कर्ता यहाँ पर है हम, और हम की अंग्रेजी है वी। अच्छा, वी कौन सा पर्सन है? ये फर्स्ट पर्सन है, वी फर्स्ट पर्सन है, तो ये फर्स्ट पर्सन आ गया। और अब हमें यहाँ पर लिखते हैं, तो ये देखिए राइट में से लिखना, राइट में से लिखना। अब हमें ये देखना है कि इसे राइट ही रखना है, ये फर्स्ट फॉर्म है, या ईएस आदि लगाना है। तो हमें पता है कि ये जो फर्स्ट पर्सन है, तो फर्स्ट पर्सन अगर प्रोनाउन होता है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है, उसमें एस या ईएस नहीं आता। अब देखिए, आपने अपने से सॉल्व किया है, अगर मान लिया पूरा सॉल्व कर लिया, बधाई के पात्र है, कांग्रेचुलेशंस। थोड़ा किया है तो भी बधाई के पात्र हैं, आगे सीख लेंगे। अब पूरा गलत है तो भी बधाई के पात्र है, और आगे सीख लेंगे। न इतने में सीखा, आगे सीखेंगे। लेकिन यहाँ तक तो लगभग मुझे लगता है सब लोग सही है। तो वी राइट, और तो हम भी हो गया। और देखिए बहुत अच्छा है ट्रांसलेट में, जो जो होता जाए, अब बाकी बच जाए वो लिख देना होता है। तो सब्जेक्ट हुआ, वर्ब हुआ, ये वर्ब लिखना, बचा क्या? तो अ लेटर, और फुल स्टॉप भी तो लगेगा, तो फुल स्टॉप लगा दें। यही लिखा हुआ है, फुल स्टॉप नहीं लगाए थे, लगा दीजिए। देखिए कुछ कमी तो है अभी, तो फुल स्टॉप लगेगा, क्योंकि हमने यहाँ देखिए लगाया है पूर्ण विराम, हिंदी है, पूर्ण विराम आया, तो यहाँ भी तो लगाना ज़रूरी। नहीं करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट अगर होगा, और तो वहाँ नंबर कट जाएंगे। या पंक्चुएशन होगा, तो पंक्चुएशन भी मैंने एक दिया है चैप्टर, तो नंबर कट जाएंगे। इसलिए मतलब आपको जीरो फॉल्ट रखना है, यानी सारी चीज़ें तैयार हो। तो ये आया। अच्छा, तीसरा आ गया, एक और बना दें तो मुझे लग जाएगा कि अब आप सीख चुके हैं। और अब चौथा आया, तो चौथे में चलिए लिखते हैं। और सॉरी, कितने हो गए? 3 हो गए। तो चौथा है, मैं एक पत्र लिखता हूँ। मैं एक पत्र लिखता हूँ, लिखता हूँ।
और इसे अपने आप बनाएं। और धीरे धीरे ये होगा एक दिन कि आप अंग्रेजी भाषा में ऐसी चर्चा करेंगे कि हो सकता है मीडिया आपको डिबेट में बुला ले और ये कहे व्हाट इज़ द सिनेरियो ऑफ ऑल ओवर वर्ल्ड अबाउट द सोसाइटी, कल्चर, सिविलाइजेशन, सो यू हैव टू डिस्कस अबाउट द पॉइंट्स इन इंग्लिश। तो लोग कहेंगे वाह गजब का, मैं एक पत्र लिखता हूँ, पढ़ते पढ़ते वो तो डिबेट करने वाला हो गया व्यक्ति। तो मैं एक पत्र लिखता हूँ, सबका लिख गया, ट्रांसलेट हुआ। तो देखिए ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट डेफिनेट है। उसके बाद सहायक क्रिया तो आएगी नहीं इसमें, तो अफर्मेटिव है। तो जब सहायक क्रिया नहीं आएगी तो निश्चित बात है कि इसमें से हम एस लगाएंगे या यस या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ कर्ता से पता चला क्या है, कर्ता हमारा आई है। आई है कौन सा पर्सन है, और फर्स्ट पर्सन में क्या एस या यस लगेगा? नहीं लगेगा। तो क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ पर हो जाएगा कि आई राइट, यही तो होगा, वो तो सहायक क्रिया है। इसीलिए तो हम इतने सेंटेंस देते हैं भाई, हमें तो पता है ना, 25 साल का जो एक्सपीरियंस है, तो हमें पता है कि लोग सही सही करते हुए गलती कर जाते हैं। तो सही सही करते रहें और एक गलती कर गए, उसे त्रुटि सुधारने के लिए हम 20 सेंटेंस देते हैं, और वो हमने पहले पकड़ लिया 5वें चौथे में ही। एम क्यों आएगा? अभी हम जो एक ही कदम बढ़ा रहे हैं कि हम बस अहमदाबाद में हैं, तो अहमदाबाद में ही रहिए, हैदराबाद में क्यों पहुंच रहे हैं? अगर मैं कहूं कि इंडिया में है तो इंडिया में रहें, कनाडा में ना जाए। ध्यान देना है, सहायक क्रिया 24 है, मैंने 24 नहीं रटवाई है अभी, मैंने सिर्फ 2 बताया है, डू और डज। अब यहाँ पर जो एम की बात है, चूँकि आई के साथ जनरली एम लोग लगा देते हैं, इसलिए आपका भी आ गया रूटीन में। लेकिन इज, एम और आर, ये 3 जो सहायक क्रियाएं हैं, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की। और एक बात ध्यान देना है, मैंने आपको बताया है कि जो हमारे टेंस है, टेंस के बारे में चर्चा जो हुई थी, तो टेंस में आपको समझाया था कि टेंस आपके 3 हैं, प्रेजेंट और पास्ट और फ्यूचर, 3 है। तो अभी तो हम प्रेजेंट टेंस चल रहे हैं, और प्रेजेंट टेंस से भी मैंने बताया था कि 4 प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और जब हम पास्ट टेंस चलेंगे तो पास्ट में भी यही रहेगा, प्रेजेंट यानी पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट और पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फिर जब हम फ्यूचर में चलेंगे, तो जो फ्यूचर में चलेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। और आपको ये समझना है, प्रेजेंट के 4 बच्चे, पास्ट के 4 बच्चे, फ्यूचर के 4। टेंस है ये एक सुप्रीम पावर है, सुपरनेचुरल पावर है, एक महाशक्ति है, और इस महाशक्ति के 3 बेटे पैदा हुए। तो प्रेजेंट का एक का नाम हुआ प्रेजेंट टेंस, एक का पास्ट टेंस और एक का फ्यूचर टेंस। फिर इस सुप्रीम के 3, तो इसके फिर 4 हुए, इसके 4 और इसके 4, और वही आजकल पूरी दुनिया में राज कर रहे हैं, हमारे आपके ब्रेन में भी राज कर रहे हैं। ये और ये सब मिल करके हमें आपको परेशान कर रहे हैं, या कहा जाए हमारे आपकी शिक्षा को आगे बढ़ा रहे हैं, तो ये है। अब एक बात ये भी ध्यान देना है कि जो प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट डेफिनिट है, तो इसकी सहायक क्रियाएं अलग हैं, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की अलग हैं। और मैं यहाँ पर डिस्कस कर दूँ, प्रेजेंट डेफिनिट के डू या डज है, बस ये होता है लगाएं कि ना लगाएं। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की इज, एम, आर है, अब लगाएं कि ना लगाएं। प्रेजेंट परफेक्ट की है हैज़ और हैव, और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस के हैज़ बीन और हैव बीन। तो इन सबकी अलग अलग है। अभी मैंने सिर्फ चर्चा की है चूँकि हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट चल रहे हैं, तो प्रेजेंट डेफिनेट, तो प्रेजेंट डेफिनेट की मैंने चर्चा की है। अब आया पास्ट
पास्ट में पहला लें तो पास्ट इंडेफिनिट की सहायक क्रिया केवल डिड होती है, और पास्ट कंटिन्यूअस के वाज और वर, जिसे लोग वेयर बोलते हैं, शुद्ध है वर, WERE, और पास्ट परफेक्ट की हैड केवल होती है, और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस की हैड बीन होती है। अब आया फ्यूचर इंडेफिनिट। फ्यूचर इंडेफिनिट की शैल या विल, फिर फ्यूचर कंटिन्यूअस शैल बी विल बी, फिर फ्यूचर परफेक्ट शैल हैव विल हैव, और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस शैल हैव बीन विल हैव बीन। ये ये अगर पूरा स्ट्रक्चर आपने पढ़ लिया तो आप एक ये समझिए कि आप बेसिक मंत्र पा लिया और इंग्लिश का एक बहुत बड़ा साम्राज्य आप खड़ा कर सकते हैं। लेकिन अगर ये नहीं समझ पाए तो साम्राज्य खड़ा करने जाएंगे, डरते रहेंगे, पता नहीं कहाँ गड़बड़ी हो जाए, और हो ही जाती। डर गड़बड़ी लाता है, और गड़बड़ी में हड़बड़ी, और हड़बड़ी में गड़बड़ी, तो ये चीज़ें आती हैं। अभी हम लोग चल रहे हैं प्रेजेंट डेफिनेट, और प्रेजेंट डेफिनेट 3 भागों में, अफर्मेटिव, नेगेटिव और इंट्रोगेटिव, और जो प्रेजेंट कंटिन्यूअस आएगा ये भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। प्रेजेंट परफेक्ट आएगा अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, और ये भी सेम, ये और ये होंगे, ये हमें करना। तो यहाँ पर आया कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, टेंस कौन सा है? टेंस प्रेजेंट डेफिनेट। प्रेजेंट डेफिनेट में कौन सा है? तो सहायक क्रिया तो नहीं आएगी। जब सहायक क्रिया नहीं आएगी तो या तो SEIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वह पता चलता है हमें कर्ता से। जब फर्स्ट पर्सन करता है तो वहाँ पर क्या होगा? फर्स्ट फॉर्म तो होगा आई राइट, तो मैं हो गया, लिखना हुआ, बचा क्या? आ लेटर, तो आ लेटर हुआ। एक और लिख लीजिए, फिर हम देखते हैं कि भाई आप अफर्मेटिव यदि समझ चुके हैं तो रूल लिखा दें, और उसका हम होमवर्क भी देंगे या यहाँ टेस्ट लेंगे, वो काम पूरा का पूरा हम करेंगे। तो यहाँ पर एक और लिख लेते हैं। कितने सेंटेंस टोटल हो गए? 4। 5 पांडव थे, 5 उंगली हैं, तो मतलब 5 का महत्व है। जब 5 का महत्व है तो 5वां लिख लीजिए भाई आप। 6वां कर्ण भी था, लेकिन कर्ण अपोजिट में था, ये भी समस्याएं हुई थी। तो 5वां है तुम एक पत्र लिखते हो। तुम एक पत्र लिखते हो, एक पत्र लिखते हो, तुम एक पत्र लिखते हो। इसे आप ट्रांसलेट करिए। तो अब इसे जब करना है, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट डेफिनेट है। क्या सहायक क्रिया यूज होगी? तो SEIS या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तुम कर्ता, लिखते हो क्रिया यह। अच्छा, आप सोच रहे होंगे कि सर बस तुम, मैं, हम बदला, एक पत्र और लिखने से बड़ा प्यार है, सबको प्यार है। अच्छा, ये चीज़ क्यों दे रहे हैं? जब ये एक चीज़ देंगे तो आपके दिमाग में एक फ्रेम हो गया, ये है, तो ये तो फ्रेम है, फिर ये अलग अलग देते तो इनके बारे में ज़्यादा आप सीख लेंगे। और मुख्य बात क्या है कि हमें तुम के साथ, मैं के साथ, हम के साथ, वह के साथ क्या लिखना करना, ये सिखाना है। यहाँ पर हमें पत्र है, किताब है, सिटी है, मैगजीन है, इनकी स्पेलिंग नहीं अभी रटवाना। तो जब हम ये लगभग टर्म एक जैसे रखते हैं, जिनमें अंतर करना है वही करते, तो ये ज़्यादा समझ में आता है। अगर हम पूरे सेंटेंस बदल दें, नए नए टर्म्स लाएं, तो ये नहीं समझा पाएंगे। टर्म्स में दिमाग आपका चला जाएगा। अगर मैं कह दूं वह खुशी पूर्वक ऐसा करता है, तो सर फिर खुशी पूर्वक क्या होगा, ऐसा का क्या, वहाँ दिमाग में जाएगा, ये तो हम समझा ही नहीं पाएंगे। तो यहाँ पर ये एक ही टर्म देने का मतलब है कि ये हमें समझाना, और इनको मैं अलग अलग कर रहा हूँ। तो तुम एक पत्र लिखते हो, तो यू आया। अब देखिए कितना धड़ल्ले से बोल रहे हैं। लेटर, ये सही है कि गलत?
अब आप खुद बता रहे हैं सही है, यानी दिमाग में बातें आई। जब ये आ जाता है तभी आप बेहतर कर सकते हैं। तो मैं कर्ण का भी सम्मान करता हूँ। बाद में कुंती गई थी, कुंडल और कवच लाई, उन्हें पता था कि वो मारा जाएगा, फिर भी माँ को समर्पित कर दिया, तभी तो 5 बच्चे। इसलिए छठवें का महत्व है। और दानवीर के रूप में कर्ण प्रसिद्ध है, दाता के रूप में। तो छठवां भी लिख लीजिए, और छठवां आप उसे सॉल्व करें। और उसमें से यह आया, छठवां कर्ण थोड़ा सा जटिल थे, साधारण काम था। कर्ण जब मैदान में मार दिया गया, लेटे थे, श्री कृष्ण ने कहा कि अर्जुन मैं तुम्हारे साथ। कुंडल कवच भी ले लिया गया, तब है वो वहां पर पड़ा है। नहीं, कर्ण को कोई पीछे नहीं कर सकता था। फिर भी इस जैसा दानदाता ना आज है न कल होगा। तो बोले कैसे? बोले चलो परीक्षा कर लेते हैं। परीक्षा लेने के लिए कर्ण चूंकि लगभग मरणासन्न स्थिति में बस उस नगरी का इंतजार कर रहा था जाने का, और तभी श्री कृष्ण और अर्जुन वेश बदल करके जाते हैं एक संत आदि के वेश में। तो श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि तुम्हारा नाम बहुत सुना है, दाता हो, दानवीर हो, तो हम तुमसे मांगने आए। तो कर्ण ने कहा, हे महात्मा, अब मेरे पास क्या बचा है? मैं तो बस सब ईश्वर की ओर जाने वाला हूँ, बस कुछ ही क्षण है, अब मेरे पास क्या बचा है? ये जो शरीर है, कुछ भी है, ले जाओ आप, कोई दिक्कत नहीं। बोले एक चीज़ है तुम्हें देने के लिए। बोले क्या? बोले एक तुम्हारा स्वर्ण दांत, स्वर्ण दंत है, सोने का एक दांत, गोल्डन टीथ है। तो गोल्डन जो टूथ आया, बोले वो चाहिए। बोले अच्छा हाँ है। तो उखाड़ दिया, दे दिया। भाई दानवीर है, वो तो पूरा शरीर तोड़ के काट के दे देगा, तो दे दिया। तो उन्होंने कहा हम महात्मा हैं, ये अभी अशुद्ध है, हम ऐसे नहीं लेंगे कर्ण, हमें तो शुद्ध चाहिए। तो कर्ण मृत्युशैया में लेटा हुआ कर्ण ने अपने बाण उठाया, तरकस से तीर निकाला और धरती में तीर उसने मारा। धरती के अंदर तीर गया, जलधारा बाहर आई, उसे धुला और धुल करके दांत बड़े विनम्रता सम्मान के साथ दिया। तब भगवान खुद प्रकट हुए। उन्होंने कहा कि हम तुम्हारी दानवीरता अर्जुन को दिखाने आए थे, दुनिया को दिखाने आए थे। तुम जैसे न कोई दानवीर रहा है न रहेगा, तुम ही हो। तो ऐसे छठा व्यक्ति अति महत्वपूर्ण था। सूर्य का प्रताप था, और जब सूर्य का प्रताप था तो हम कैसे छोड़ सकते हैं? छठवां नंबर लिख लीजिए। और छठवां थोड़ा सा कठिन होगा, थोड़ा सा, क्योंकि वो तो महान थे, तो थोड़ा सा डिफर करते हुए हम लोग करते हैं कि किस रूप में और कैसे। और यह आया कि वह स्कूल जाता है। अब आप कहेंगे सर आपने यहाँ पर ये थोड़ा बदलाव कर दिया, तब किया, धीरे धीरे बदलाव तो होगा, तभी तो कुछ नई चीज़ सीखेंगे। तो वह स्कूल जाता है। अब इसे सॉल्व करिए, थोड़ी गलती हो सकती है, सही भी हो सकता है। तो वह स्कूल जाता है। अब देखिए इसमें से हमें ट्रांसलेट जो करना है, तो ता है, वाक्यांत में आया है, कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनिट है। और क्या सहायक क्रिया आएगी? सहायक क्रिया आएगी? क्यों? अफर्मेटिव है। तो फिर एस या एस या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, तो मेन वर्ब में एस या एस आएगा? आएगा। क्यों? क्योंकि कर्ता ही है। तो चलिए कर्ता ही हुआ।
वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है गो, लेकिन चूंकि यहाँ पर थर्ड पर्सन है तो चलिए ईएस हो गया, ही गोज। हाँ, यही बात है, इसीलिए तो छठवां। तो देखिए ध्यान देना है, गो जो वर्ब है मोबिलिटी की बात करती है, गतिशीलता की बात करती है, डायनेमिक की बात करती है। जब मैं आपको प्रीपोजिशन पढ़ाने चलूँगा तो प्रीपोजिशन का सबका अपना नेचर है। अगर प्रीपोजिशन का नेचर आपने समझ लिया है तो प्रीपोजिशन आ जाएगा, और रटेंगे तो कुछ ही रट पाएंगे। तो चूंकि गो मोबिलिटी की बात करता है और यहाँ इतना है कि ये लगता है कि वह स्कूल जाता है, इसका मतलब जहाँ है वहाँ से वो गति कर चुका है, ये तो लग रहा है। वह स्कूल जाता है यानी जहाँ पर है वहाँ से गति कर चुका है, मूव कर चुका है। तो जब मोबिलिटी की बात आ जाती है तो टू प्रीपोजिशन आ जाता है। तो गो के साथ जनरली टू आ जाता, क्यों आता है वो मैंने बताया, क्योंकि गतिशीलता की बात, ये मेन बात आती है। तो टू आपको अपने आप जोड़ना पड़ेगा, यही इसमें से थोड़ा सा ट्विस्टिंग पॉइंट था। तो ही गोज टू, और बचा है स्कूल, तो SCHOOL यानी OOL, और यहाँ पूर्ण विराम है तो यहाँ होगा फुल स्टॉप होगा, ये रहेगा। अच्छा, अब हम कम से कम कुछ तो फ्रेमिंग हो चुकी है। अब यहाँ पर हम लिख लेते हैं जैसा रूल नंबर 1, रूल नंबर 2, ये लिख लेते हैं। फिर निगेटिव में चलेंगे, कुछ इसकी कमियाँ होंगी वहाँ पूरी कर लेंगे, इंट्रोगेटिव तक जाते जाते सारी कमियाँ पूरी हो जाएंगी। तो चलिए रूल नंबर 1, और रूल नंबर 1 जो मैं भी समझा चुका वही है। अब आप कहें कि क्यों लिखाया जाता है, इसलिए कि जब क्लास में आप नहीं हैं या मैं उपस्थित नहीं हूँ और उस समय आप भूल रहे हैं, तो इसे पढ़ लेंगे तो आप आगे पूरा का पूरा सॉल्व कर लेंगे। मेरा मतलब है कि नोट्स बनवाने का और ये करने का कि आप यहाँ पूरा सीखें और उसे भविष्य में भी आपको तैयार रहे, इसलिए पूरी फ्रेमिंग लेके चलते हैं ये लेकर। तो इसमें रूल नंबर 1, हाँ आप कुछ कह रहे थे। अच्छा, ये कुछ ही सेंटेंसेस है, तो उसको मैं जब होगा कभी मैं लिखा दूंगा, जहाँ मौका मिलेगा वो कर देंगे। अच्छा, रूल नंबर 1 इसमें लिखेंगे। हाँ, एक चीज़ और मैंने कहा था कि जो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये पुराना नाम है, और अब प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट बोलने लगे मॉडर्न में। तो अगर आपको कोई कहे कि सिंपल प्रेजेंट है ये, या सिंपल प्रेजेंट क्या है, कौन सी सहायक क्रिया, तो आपको परेशान नहीं होना। ये पुराना नेम है प्रेजेंट डेफिनेट, और नया आ गया है सिंपल प्रेजेंट, बस इतना। इसी तरह यहाँ जो पास्ट इंडेफिनिट आया है तो उसे सिंपल पास्ट बोल देते हैं। तो ये भी हमें जानना ज़रूरी है। किसी किताब में लिखा हो आपको लगेगा पता नहीं कौन सी भाषा है, वह भाषा ठीक है। तो रूल नंबर 1 लिखें, प्रेजेंट इंडेफिनिट को प्रेजेंट इंडेफिनिट को सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है, सिंपल प्रेजेंट भी कहा जाता है। सिंपल प्रेजेंट SIMPLE प्रेजेंट भी कहा जाता है। इस टेंस में, इसी में लिखेंगे, इस टेंस में काम का होना या करना पाया जाता है। इस टेंस में काम का होना या करना पाया जाता है। काम का होना या करना पाया जाता है, यानी काम होना या करना पाया जाता है। रूल 2 लिख लेंगे, वाक्य के अंत में ता है, वाक्य के अंत में ता है, कौमा ती है, कौमा ते हैं, आते हैं। वाक्य के अंत में ता है, कौमा ती है, ते हैं,
ताहूं आदि आते हैं। ती है, ते हैं, ताहूं आदि आते हैं। अच्छा, यहां तक तो रूल भी आपको तैयार है। तीसरा लिख लीजिए, और तीसरे में लिखना है ही, रूल नंबर थर्ड, ही, सी, इट एवं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट एवं सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट यानी एक वचन कर्ता के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस। अच्छा, एस जब लिखना है इसे सिंगल कॉमा बंद कर दें। इसकी मैं औचित्यता महत्ता बताऊंगा। यहाँ फोकस किया जाता है, एम्फसाइज किया जाता है। एस या और जो ई एस लिख रहा है इसे भी सिंगल कॉमा बंद कर देना है। एस या ई एस जोड़ते हैं। और रूल नंबर अगला, रूल नंबर अगले में लिखना है प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। प्लूरल का मतलब बहुवचन। प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन। प्लूरल नंबर सब्जेक्ट यानी कर्ता के साथ वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। वर्ब में एस या ई एस नहीं लगाते हैं। केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। केवल वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्रयोग करते हैं। और नेक्स्ट रूल लिख लेंगे, रूल नंबर 5 होगा। नेक्स्ट रूल नंबर, और इसमें लिखें आई, वी, यू, आई, वी, यू, दे, आई, वी, यू, दे के साथ, अभी बताएंगे, माई अलग है। माई कोई सब्जेक्ट नहीं होता है, वो पजेसिव प्रोनाउन है, वह एडजेक्टिव ग्रुप में, उसे मैं बता दूंगा। आई, वी, यू, दे के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाया जाता है। रूल अगला, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है। द फर्स्ट फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब इज ऑलवेज इन प्लूरल नंबर। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म सदैव प्लूरल होती है। सदैव प्लूरल होती है। हाँ, सदैव का मतलब है ऑलवेज होती है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए, टू क्रिएट सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ा जाता है। उसे सिंगुलर बनाने के लिए एस या ई एस जोड़ा जाता है।
और रूल अगला लिख लेंगे, यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट यदि वर्ब के अंत में कॉन्सोनेंट है तो सामान्यतया यानी जनरली, तो सामान्यतया एस जोड़ा जाता है। तो जनरली एस ऐड करते हैं, एस जोड़ा जाता है, एस जोड़ा जाता है। किंतु यदि अंत में वावेल है तो ईएस जोड़ा जाता है। अंत में वावेल है तो ईएस जोड़ा जाता है। किंतु यदि अंत में वावेल है तो ईएस जोड़ा जाता है, जोड़ा जाता है। अच्छा, अब देखिए, अब थोड़ा सा समझें। जो आपने अभी माई की बात की, तो इसे मैं चलूँगा बाद में ही है, अभी हम उसे करेंगे तो आप उलझ जाएंगे, आपको समझ में बड़ा मुश्किल है कि आए। लेकिन इसे हम लोग थोड़ा सा, मैं अभी यहाँ पर चर्चा करूँ कि जैसे फर्स्ट पर्सन आया तो आई है, वी है, और मैंने बताया था उस दिन ये फर्स्ट नंबर होता है, सेकंड नंबर होता है, थर्ड नंबर। तो आई है, माई है, मी। आप वर्ब लगाते हैं कर्ता के साथ, माई कभी कर्ता होता ही नहीं है, माई कभी नहीं करता होगा। माई पजेसिव प्रोनाउन है, ये एडजेक्टिव है। जब भी कर्ता आएगा तो इसके बाद कुछ ना कुछ लगेगा। ये भी कभी कर्ता के लिए, ये तो कर्म के लिए आता है। ये जो होता है पहला वाला, ये हमेशा सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये वाला आखिरी वाला ऑब्जेक्ट के रूप में आता है, और ये हमेशा पजेसिव एडजेक्टिव यानी विशेषण के रूप में आता है। आप आई एम या आई राइट, ये आपका तो कर्ता है, और मी हमेशा कर्म होगा, और ये कर्ता ग्रुप में नहीं है। अगर आपको ये कर्ता बनाना तो माई के साथ कुछ जोड़ना पड़ेगा, कोई ना कोई नाउन आएगा। तो माई बुक अब कर्ता हुआ। तो एक्चुअल में कर्ता अब माई नहीं है, माई बुक है, और मेन है बुक। अब बुक किसकी है? मेरी है, तुम्हारी है, उसकी है, कहाँ की है, वो उसकी एडजेक्टिव है, विशेषता है। ये भी तो हो सकता है योर बुक, योर बुक ये हुआ, और ये भी तो हो सकता है हर बुक। तो यहाँ पर मेन है बुक। तो जब भी आपको अब इसमें अगर क्रिया लगाना है तो माई कभी कर्ता नहीं होगा, ये दोनों मिला के होंगे, और मेन होगा ये, इसके अनुसार एस या एस आएगा। अगर यहाँ बुक है तो सिंगुलर है तो एस लगेगा, और अगर यहाँ माई बुक से लिखा है तो बहुवचन हो जाएगा। अब प्लूरल नंबर में वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आता है तो ये आएगा। जैसे यदि यहाँ पर लिखा हुआ है और कहा आया कि माई बुक आर, तो ये गलत है, माई बुक्स हो जाएगा। तो इसलिए ध्यान देना है कि माई कभी कर्ता के रूप में आता नहीं, ये बीच वाला है, एडजेक्टिव है, और ये पजेसिव प्रोनाउन के रूप में है। अच्छा, अब देखें कि आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट जो टेंस है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट 4 भागों में बटा है। नंबर 1 में आया प्रेजेंट डेफिनिट, दूसरे में है प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस आर। तो जो हमारा ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस आया, तो इस प्रेजेंट डेफिनिट में हम नंबर 1 चल रहे हैं, प्रेजेंट डेफिनिट में हम चल रहे हैं। तो इसमें अभी हम लोगों ने चर्चा की कि ए नंबर आया, कौन सा? अफर्मेटिव। तो अफर्मेटिव समाप्त कर दिया, बी नंबर डाल लीजिए, निगेटिव सेंटेंस है, निगेटिव सेंटेंसेस, निगेटिव सेंटेंसेस, बी नंबर। निगेटिव सेंटेंसेस बी नंबर। समझ में तो आ रहा होगा कि हम ए के बाद अब बी। अब देखिए एक सेंटेंस इसमें लिखिए और वहाँ से अब इसे समझते हैं कि, और उसे आप ना सॉल्व करिएगा, अभी ना करिएगा, भले आ रहा हो, थोड़ा समझ लीजिएगा, बाद में करें।
और वह एक पत्र नहीं लिखता है। वह एक पत्र नहीं लिखता है, नहीं लिखता है, ये आया, और पूर्ण विराम यानी फुल स्टॉप है। अब मेरी बात आप समझिएगा तो ये चीज़ क्या है आपको अच्छे समझ में आएगी। मान लिया ये सेंटेंस आया, अब इसे ट्रांसलेट करना है तो सबसे पहले उसका टेंस देखा जाता है। तो टेंस के लिए ता है आखिरी में आया है, तो कौन सा टेंस है? प्रेजेंट डेफिनिट है। अच्छा, प्रेजेंट इंडेफिनिट है तो ये फिर अफर्मेटिव हो सकता है, तो नेगेटिव या तो इंट्रोगेटिव। तो अब आपको देखना है कि ये अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में कौन सा है। तो अफर्मेटिव तो नहीं है, नहीं आया है, तो ये कौन सा है? नेगेटिव है। अच्छा, आपको ये पता है कि यदि प्रेजेंट डेफिनिट में अफर्मेटिव है तो हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, इसीलिए SEIS या फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं। लेकिन अगर प्रेजेंट डेफिनिट है, वाक्य नेगेटिव है, तो हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, मस्ट है, आएगी ही। तो यहाँ हेल्पिंग वर्ब आएगी। अच्छा, हेल्पिंग वर्ब के लिए हमने देखा है प्रेजेंट इंडेफिनिट में दो ही तो हैं, डू और डज, डू और डज है। अब हेल्पिंग वर्ब जरूर आएगी, लेकिन कौन सी आएगी? एक ये महत्वपूर्ण बात आती है कि किसके साथ कौन सी। तो फिर हम फर्स्ट पर्सन और सेकंड में चले तो ये हमारा फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन। तो आई है, वी है, यू है, और ही है, सी है, इट है, चलिए दे है, ये हुआ। अब हमें ये देखना है कि फर्स्ट पर्सन में फिर आई, माई ये है, लेकिन उससे बात की बात है। तो जो ये फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है इसके साथ डू आता है, डू सहायक क्रिया, और सेकंड पर्सन के साथ भी डू, और थर्ड पर्सन में जो ये तीन हैं, ही, सी, इट, इसके साथ डज। अच्छा, डज क्या है? सिंगुलर का भाव देता है, एक वचन का, और डू सहायक क्रिया बहुवचन का भाव देती है। इसी तरह से हम ये छांटते हैं कि वास्तव में कौन सा कर्ता सिंगुलर है, कौन सा प्लूरल है, इसलिए सहायक क्रिया का प्रयोग करते हैं। तो हमने देखा कि अब आई आप कहने वो तो अकेला होता है, लेकिन इंग्लिश में आप अभी फ़िलहाल समझ लें आई के साथ ही, यानी वैसे डू ही आते। तो अब ही, सी, इट के साथ डज और दे के साथ डू, ये आएगा। अब मान लिया राम नामक व्यक्ति है, एक ही व्यक्ति आया, तो वह एक वचन माना जाएगा, अकेला है, तो इसके साथ डज हो जाएगा। लेकिन अगर आया यहाँ पर कि आपका है कि मेनी स्टूडेंट्स आया, तो ये बहुवचन है, तो इसके साथ फिर भाई डू आ जाएगा। तो पुनः देखें, आई और वी के साथ डू, यू के साथ डू, ही, सी, इट के साथ डज, दे के साथ डू, और अगर एक वचन कोई करता है डज और बहुवचन करता है तो डू। ये है फार्मूला। और जब भी हम सहायक क्रिया लगाते हैं तो लगाने के बाद फिर हम नॉट भी लिख देते हैं, नॉट भी लिख देते हैं, तो नॉट आ जाए, डज नॉट, डू नॉट, यह आया। अब आप देखेंगे करता है वह है, लिखना है क्रिया। अब यहाँ पर हमें ये करना है कि कौन सी सहायक क्रिया आएगी। तो वह है यानी ही है, और ही के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब आएगी? डज। तो जब हम सॉल्व करेंगे तो ही हो जाएगा। और एक और ध्यान दीजिएगा, जब भी हम ऐसा करते हैं तो सब्जेक्ट के बाद तत्काल हेल्पिंग वर्ब ही आती है। जैसे अभी मैंने बताया था, कर्ता के बाद क्रिया, क्रिया के बाद कर्म। तो चूंकि अगर हेल्पिंग वर्ब भी आ गई है तो वह मेन वर्ब के पहले आ जाएगी। तो कर्ता और कर्ता के तुरंत बाद सहायक क्रिया आएगी, तो डज हो गया। और सहायक क्रिया आई क्यों है? नॉट के कारण आई, तो इसलिए यहाँ पर नॉट हो जाएगा, तो ही डज नॉट, तो ही डज नॉट। और जब भी सहायक क्रिया आ जाती है तो हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आएगी। इफ देयर इज द यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब
सो ऑलवेज देयर इज द फर्स्ट फॉर्म इन द प्रेजेंट इंडेफिनिट, चाहे वह निगेटिव हो या इंट्रोगेटिव। तो ही डज नॉट, अब लिखना आपकी क्रिया है तो आपको लगा सहायक क्रिया ही है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म क्या है? राइट। तो ही डज नॉट राइट। अब बचा क्या है? अ लेटर, तो हुआ अ लेटर, ये आया फुल स्टॉप। तो कोई दिक्कत? तो बनाइए, दूसरा लिखिए, बनाइए इसे। और हाँ, दूसरा सेंटेंस, और इसे आप बनाइए बड़ी अच्छे से, मज़े से। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसे मैं नहीं बताऊँगा भाई, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ, मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। इसे बनाए, फिर मैं आपको यहाँ पर लिखूँगा, आप लोग अपने को करिए, देखिए कि आप सही है कि गलत। मैं स्कूल नहीं जाता हूँ। अच्छा देखें, टेंस कौन सा है? प्रेजेंट डेफिनेट में अफर्मेटिव निगेटिव में कौन सा है? निगेटिव है। सहायक क्रिया आएगी कि नहीं? हेल्पिंग वर्ब आएगी। तो सहायक क्रिया कौन सी आएगी? डू। तो चलिए हम सॉल्व करना शुरू करेंगे। आई के बाद तुरंत सहायक क्रिया, तो क्या हो जाएगा? आई डू। तो आई डू आया, और डू के बाद तुरंत नॉट, तो आई डू नॉट। और जब सहायक क्रिया आ जाती है वर्ब का कौन सा फॉर्म आता है? फर्स्ट फॉर्म। तो गो मीन्स जाना, उसका फर्स्ट फॉर्म क्या होता है? गो ही होता है। तो आई डू नॉट गो, उसके बाद टू लग जाता है, अभी पिछले सेंटेंस में देखा। तो आई डू नॉट गो टू, और फिर क्या हो जाएगा? स्कूल। अब फुल स्टॉप, बस बन गया। चले, अच्छा यही बना है। तो तीसरा बनाए तब तो बात बने। तीसरा है वे स्कूल नहीं जाते हैं। वे स्कूल नहीं जाते हैं, नहीं जाते हैं। बनाए तो बात बने। तो क्या बना? तो दे डू नॉट गो टू। तो गो आएगा कि वेंट आएगा? गो आएगा। गो टू स्कूल आया, और उसके बाद तो एक और कर लीजिए, और उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तुम स्कूल नहीं जाते हो, ये भी कर लीजिए। तुम स्कूल नहीं जाते हो, तुम स्कूल नहीं जाते हो। बन गया। तो यू डू नॉट गो टू स्कूल। चलिए ठीक है। आखिरी सेंटेंस निगेटिव का। अफर्मेटिव में समय लगा है, निगेटिव अब तो बहुत दौड़ेंगे। तो आखिरी है, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। झूठ नहीं बोलता है। नहीं बोलता है। थोड़ा रुकिए, विराम लगाइए, विराम। हाँ, विराम लगाइए। वह कभी झूठ नहीं बोलता है। देखिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए, इधर समझेंगे। यह सब कुछ वही है जो अभी आप पढ़ रहे हैं, थोड़ा सा अलग है। थोड़ा अलग ये है कि एक शब्द आता है हमारा कभी नहीं, बीच में भले एक आध शब्द आ जाए लेकिन वो एक साथ माना जाता है। यदि कभी नहीं
सिर्फ नहीं आएगा उसकी अंग्रेजी नॉट होती। अगर कभी के साथ नहीं आए या नहीं के साथ कभी आए, तो जब कभी नहीं आएगा तो उसकी अंग्रेजी नेवर होती। नहीं के लिए नॉट और कभी नहीं के साथ नेवर, तो नेवा आती। और नेवा में नॉट का भाव शामिल है। नेवा में नहीं का भी भाव है और कभी का भी भाव, और नॉट में केवल नहीं का भाव। तो नॉट छोटा है क्योंकि उसमें केवल नहीं का भाव, और नेवा में नहीं का भी भाव और कभी का भी भाव। तो ये एक अलग टर्म। और सहायक क्रिया हम तब लगाते हैं जब नॉट आता है। तो नॉट आएगा तब सहायक क्रिया। यहाँ नॉट तो है नहीं, लेकिन नॉट का भाव है, इसलिए नेवा के साथ में एक अलग फार्मूला है कि अगर वाक्य में कभी नहीं आया है तो उसकी अंग्रेजी हम नेवा करेंगे, और जब नेवा करेंगे तो उसके साथ सहायक क्रिया नहीं आती। नेवा का यूज होगा तो सहायक क्रिया नहीं आएगी। नॉट होता है तब सहायक क्रिया आती है। तो जब सहायक क्रिया नहीं आएगी तो फिर वही SEIS वाला फार्मूला लगता है। सहायक क्रिया नहीं आती तो SEIS वाला ही तो लगता है। तो यहाँ पर आया वह कभी झूठ नहीं बोलता है, तो टेल अ लाई मीन्स होता है झूठ बोलना, तो हो गया ही। और जब नेवा आएगा तो इसके कर्ता के बाद ही नेवा लिख लिया जाता है, ही नेवा। और फिर क्रिया आएगी, और क्रिया है जैसा टेल अ लाई। तो अब ये है कि टेंस कौन सा है, तो जब भी नेवा आएगा सहायक क्रिया नहीं है तो SEIS का फार्मूला आएगा, और जब ऐसा आएगा तो हम यहाँ पर कर देंगे S, चूँकि ही है तो S। तो ही नेवर टेल्स अ लाई, अब फुल स्टॉप। तो ये बन गया, इसे बना लीजिए, यह आएगा। और अब चलिए इसमें रूल नंबर 1, रूल नंबर 1, ही सी इट, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, ही सी इट तथा एक वचन कर्ता के साथ, एक वचन सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ, ही सी इट तथा सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ डज का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है, डज का प्रयोग होता है। रूल अगला, आई वी यू, आई वी यू एवं दे, आई वी यू एवं दे के साथ डू का प्रयोग होता है, दे के साथ डू का प्रयोग होता है। डू इज यूज्ड विद आई वी दे, आई वी दे के साथ डू का प्रयोग होता है। इसी में लिख लेंगे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ भी डू का प्रयोग होता है। प्लूरल नंबर यानी बहुवचन, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट के साथ भी डू का प्रयोग होता है, सब्जेक्ट के साथ भी डू का प्रयोग होता है। और रूल अगला, रूल नंबर अगला, जब सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाता है, व्हेन देयर इज द यूज ऑफ द हेल्पिंग वर्ब, जब सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाता है, व्हेन देयर इज द यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, सहायक क्रिया का प्रयोग हो जाता है, जब सहायक क्रिया का
प्रयोग हो जाता है, तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। देन द फर्स्ट फॉर्म ऑफ मेन वर्ब इज यूज्ड। तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। तब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट रूल है कभी नहीं, इसे सिंगल कॉम बंद कर दीजिए। कभी नहीं, सिंगल कॉम बंद कर दें, के लिए, कभी नहीं के लिए, नेवा, नेवा को भी सिंगल कॉम बंद कर देंगे। नेवा शब्द का प्रयोग किया जाता है। कभी नहीं, सिंगल कॉम बंद कर देंगे इन दोनों को। के लिए, नेवा, NEVER, नेवा का प्रयोग किया जाता है। नेवा के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता। हेल्पिंग वर्ब इज नॉट यूज्ड विद नेवा। नेवा के साथ सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। सहायक क्रिया का प्रयोग नहीं किया जाता है। इसके साथ अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल, इसके अंतर्गत या इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल लगाए जाते हैं। इसमें अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल लगाए जाते हैं। अफर्मेटिव सेंटेंसेस के रूल लगाए जाते हैं। ये तो समझ रहे होंगे अफर्मेटिव के रूल। SEIS या वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाए जाते हैं। अब उसके बाद बी नंबर को आप समाप्त करिए। अब हम लोग डालते हैं सी नंबर। ये सी नंबर आया और सी में लिखिए इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, अच्छा, इसमें अब हम लोग जब चलेंगे तो ये देख लेंगे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव में हमने कितना पढ़ा, सही पढ़ा कि नहीं पढ़ा, तैयार है कि नहीं। और इंट्रोगेटिव सेंटेंस से थोड़ा टफ है, मतलब जिन लोगों को नहीं ज़्यादा आता तो थोड़ा थोड़ा दिमाग घूमने लगता है। जब घूमने लगता है उसे इजी रूप में कर लेंगे, लेकिन अगर जिन्हें अफर्मेटिव नेगेटिव तैयार है तो इसमें करने में ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। और दोनों की परीक्षण भी हम एग्जामिन भी कर लेंगे कि अफर्मेटिव और नेगेटिव तैयार है कि नहीं। और संभवतः है अब कल की क्लास में हम इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सीख ही लेंगे और प्रेजेंट इंडेफिनिट के बाद प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, हो सकता है प्रेजेंट परफेक्ट भी समाप्त कर दें। और अगली क्लास में हो सकता है कि आपका पास्ट भी ख़त्म हो जाए, यानी अब तेज चलेगा। तो आज हम लोग इतना ही रखते हैं और अगली क्लास यानी कल मिलते हैं हम लोग पुनः और इंट्रोगेटिव को समझते हैं। और साथ में जो वोकैब है कल और क्लियर करके लाएंगे। और कल मैं इससे पहले